Hello guys and welcome everyone. I am Ritik Ras and you are watching the E Square Science. So guys यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर में पहले बता दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और इस पार्ट में हम लोग ओम्स लॉ को और ओम्स लॉ के बाद रेसिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ होता क्या है? तो सबसे पहले ओम्स लॉ को जानने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है, जर्मन के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1826 में, ठीक है 1826 में एक जर्मन के साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है, उन्होंने 1826 में एक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके, ठीक है, और उसमें बहुत सारे वेरियस जो है कंडक्टर का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है किसका? जॉर्ज साइमन ओम का, उसे हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, समझ में आया? क्या है समझ में? 1826 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, जिन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, और उसके बीच में उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया था विद वेरियस कंडक्टर के साथ, बहुत सारे कंडक्टर के साथ, और उससे जो वो लॉ पास किए थे उस लॉ को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, अब समझ में आ गया? ठीक है, अब ओम्स लॉ होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हाँ है, यहाँ से हमारा लॉ है। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, अब लॉ कहता क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो करंट है फ्लो कर रहा है, जो करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो तुम्हारा फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि वोल्टेज के। ठीक है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। ठीक है, एंड ऑफ द वायर के एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अगर तुम्हारा जो फिजिकल कंडीशन है वो अगर कांस्टेंट पे रहता है तो, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर हो गया हमारा फिजिकल कंडीशन। जैसे कि ये लॉ कहना क्या चाहता है कि जैसे मान लो कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो अभी 26 डिग्री सेल्सियस मान लो। ठीक है, मान लिया कि 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ का हमारा क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, अब उस केस में अगर हम कोई करंट पास कर रहे हैं तो वो जो करंट होगा हमेशा 26 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। ठीक है, वो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उस केस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको लिखा जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं? करंट जो है किसके प्रोपोर्शनल में है? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में, यानी कि हम इसे ऐसे लिखेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट के अनुसार ये सही है, लेकिन फॉर्मूला ये जब लिखेंगे इस ऐसे कंडीशन वाले में, तो हम इसमें सिंबल में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या था? करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आई पहले होना चाहिए, वी बाद में। लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? वी हम यहाँ लिख रहे हैं पहले और आई बाद में। वैसे तो करंट ही डिपेंड करता है, लेकिन जब हम ग्राफ पे आते हैं तो ग्राफ में हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है? वो डिपेंडेंट है। इसके बाद वाला जो सेकंड वाला रहता है ये डिपेंडेंट कहलाता है इस पे। ठीक है, जो सेकंड में रहता है वो डिपेंडेंट कहलाता है, यानी कि इस केस में जो हमारा आई है यानी कि करंट है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट के केस में ये डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अब समझ में आ गया। और इसे जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले जो स्टेटमेंट है
तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा करंट है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका जब हम ग्राफ करेंगे तो हमें उल्टा जस्ट इसका मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें उल्टा कर देते हैं। क्यों, वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पियर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पियर, लेकिन होता करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट होता है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस तुमको देगा तो तुम्हें करना क्या है, उसे तुम्हें इक्वल फॉर्म में लाना है, यानी कि तुम्हें ये वाला जो पोटेंशियल प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये तुम्हें हटाना है। इसे तुम हटाकर तुम क्या चाहते हो, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाना चाहें, ठीक है। तो इक्वल का साइन लगाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म यूज किया गया है, दैट इज रेसिस्टेंस आर। आर जो है वो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज किया गया है। किसका कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज किया गया है, ठीक है। आर जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और इस आर को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। इस आर को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय कैपिटल आर, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और ये है क्या, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका, ठीक है, ये इस फॉर्मूले का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से तुम्हें एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, रेसिस्टेंस के साथ। यानी कि अगर हम रेसिस्टेंस का निकाले तो रेसिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, V इधर है, I उधर चले जाएगा तो क्या बनेगा, I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज नोन एज यानी कि रेसिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है। रेसिस्टेंस होता क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ये डेफिनेशन नहीं है, वैसे डेफिनेशन इसका आगे हम करेंगे। वैसे एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि ये तुम्हारा एक एज अ फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है। अब तुम्हें अगर चाहिए, अगर तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में दिया हो पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस, तुम्हें निकालना हो करंट, तो निकल जाएगा। रेसिस्टेंस को इधर कर दो, यानी कि तुम्हारा फॉर्मूला इस केस में क्या क्रिएट हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर हो गया। और यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या निकल गया हमें, अगर हमें वोल्ट निकालना है तो I मल्टीप्लीकेशन आर हो जाएगा, रेसिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई हो जाएगा, और अगर I निकालना है तो V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और अब ये जो रेसिस्टेंस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो देखना है, ठीक है। हमें रेसिस्टेंस जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो देखना है। हम समझ गए कि रेसिस्टेंस होता क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो रेसिस्टेंस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये हमें अब देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका डिपेंड करता है वो किस पे है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि जिस मटेरियल ऑफ कंडक्टर से करंट हमारा पास कर रहा है उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होते हुए भी क्या करते हैं, करंट को ज़्यादातर फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है, बहुत कम जाते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया, रेसिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब वैसे रुकावट होता है, करंट में बाधा उत्पन्न करना, जो कि हम आगे देखेंगे, इसी पार्ट में करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि रेसिस्टेंस एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ओम्स लॉ समझ गए, ओम्स लॉ क्या था, जो करंट जो पास कर रहा है किसी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर एट कांस्टेंट फिजिकल कांस्टेंट कंडीशन, या कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन वही हुआ, जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, समझा दिया मैंने कैसे होगा। अब उसको अगर हम इक्वल में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये जो R है वो क्या है, रेसिस्टेंस, जो कि मैंने बताया अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो रेसिस्टेंस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, फिर से लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ये कितना लंबा है, अगर ज़्यादा लंबा है तो वो कम में फ्लो करेगा, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा
कोई भी चीज़ ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती करंट, ठीक है। तुम जितने ही ज़्यादा दूरी पर करंट को लगाओगे वहाँ तुम्हें वोल्टेज कम दिखेगा, तुम कभी नोटिस किए होगे, ठीक है। लेकिन अगर नज़दीक लगाओगे तो कुछ वोल्टेज उसमें इम्प्रूव रहेगा, ठीक है, लाइटिंग बहुत ही अच्छे से आएगा, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन ये हो गया। उसके बाद होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा वायर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक वायर हो गया। अब क्रॉस सेक्शन यानी कि क्या है, एक इसमें से ऐसे 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 काट लो, जैसे चपाती, जैसे तुम देखते हो चपाती जब बनते जाता है तो एक लॉट एकदम सिलेंड्रिकल ऊपर की ओर होगा, और एक एक चपाती मान लो ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, समझ में आ गया। एक जब चपाती घर में बनते होंगे तो उसमें तुम नोटिस किए होगे कि क्या है, एक सिलेंड्रिकल टाइप बन जाता होगा, और हर एक जो चपाती है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उसमें लाइनिंग रहता है और वो अलग अलग हो सकता है, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर कितना हाई रहेगा तो कितना करंट पास करेगा, कितना कम रहेगा तो कितना करंट पास करेगा, उस पर भी हमारा ओम्स लॉ यानी कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ जो हम ओम्स लॉ था वो देख लिया, अब हम रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में रेसिस्टेंस मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस साइड से एक करंट फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ इससे यहाँ पर आएगा, वैसे जो रेसिस्टेंस है वो अपना प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करेगा, और जो करंट है वो रेसिस्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि रुकना शुरू हो जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब मैं बता चुका हूँ, रुकावट होता है, यानी कि करंट के बीच में एक बैरियर बन जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस क्या हुआ एक्चुअली में, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, किसका, और इसका जो हमारा फॉर्मूला था ना ये वाला, V इक्वल टू आई, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो इसमें हम इक्वल टू को हटा देंगे, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे और यहाँ R लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ जो R हुआ वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है कि जो रेसिस्टेंस यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, रुकावट। एक्चुअली में ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी कंडक्टर में अगर वो रेसिस्टेंस है तो वो क्या करेगा, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको रोकेगा, ठीक है, रोकने का कोशिश करेगा, पूरी तरह से नहीं रोकेगा, वो तुम्हारे डिपेंड रहता है, तुम्हारे हाथ पे रहता है कि तुम कितना रेसिस्टेंस बढ़ा दो। तुम रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा ज़्यादा, और अगर तुम रेसिस्टेंस घटा दोगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जो रेसिस्टेंस है उसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो रेसिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और उसका सिंबल क्या होता है, यही ओम हो गया, जैसे यहाँ बना हुआ है ओम, इसका मतलब क्या होता है ओम, ठीक है। और ये जो इसका फॉर्मूला अभी अभी मैंने बोला, ये रेसिस्टेंस निकालना है, यानी कि I इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस V अपॉन आई का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ठीक है। अब हमने समझा क्या क्या, ओम्स लॉ समझा, रेसिस्टेंस समझा, रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो समझा, और उसके बाद रेसिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है, रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है वो समझ लिए। लेकिन ये जो ओम है, ये ओम क्या है, वो ओम्स लॉ था जो मैंने अभी बताया था, ये ओम है, ये SI यूनिट है, मतलब रेसिस्टेंस कि जितना आएगा, 5 रेसिस्टेंस आया तो 5 तो नहीं लिखेंगे कि 5 है, उसका कुछ यूनिट होगा, तो SI यूनिट क्या है ओम, तो हम लिखेंगे 5 OHM, यानी कि 5 ओम। अगर 5 तुम्हारे पास रेसिस्टेंस है तो 5 ओम लिखोगे, बड़ा हो जाएगा। ओम का भी सिंबल है भाई, ओमेगा इसको कहते हैं हम। ये जो सिंबल है, ऐसा एक लाइन आया, ऊपर से ऐसे सेमी सर्कल बनाया, और फिर ऐसा लाइन 180 डिग्री पे स्ट्रेट चला गया, तो इसे हम क्या कहते हैं ओम, ठीक है। अब ये ओम क्या होता है वो हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो ये ओम क्या होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस
its end when 1 ampere of current is flowing through it। यानी कि 1 ओम क्या होता है, 1 ओम एक ऐसा रेसिस्टेंस है, ठीक है। 1 ओम मैंने अभी बताया इसका क्या होता है, एसआई यूनिट रेसिस्टेंस का ओम होता है। तो ओम एक्चुअली में एक रेसिस्टेंस ही हुआ, ठीक है। तो ओम, एक ओम क्या होता है, एक ओम कभी हम डिफाइन करते हैं तो वो एक ऐसा रेसिस्टेंस है जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो किसी वायर में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अगर वो 1 एम्पियर ऑफ करंट को फ्लो करता है, ठीक है, अगर 1 वोल्ट, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट को फ्लो करता है थ्रू द वायर अक्रॉस द एंड, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम, ठीक है। इस ये रटना होता है तुम्हें, ठीक है। तो 1 ओम यानी कि क्या, 1 ओम जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट को क्या करता है, 1 वोल्ट को फ्लो करता है, एक मतलब 1 ओम जो होता है वो 1 वोल्ट में 1 एम्पियर को जब फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ओम्स, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या? देखो जैसे 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब तुम्हारे पास 1 वोल्ट हो, ठीक है, और उसी 1 वोल्ट में अगर तुम्हारा 1 एम्पियर फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम, ठीक है। यहाँ पर समझ गए, 1 ओम को क्या लिख सकते हैं, 1 ओम को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे, ओमेगा का साइन बना देंगे और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमें, 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा भाई, ओम्स लॉ पढ़ा, रेसिस्टेंस पढ़ा। अब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को पढ़ने वाले हैं। और ये भी गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी आपको कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे, सो आप जो आपके जो न्यूमेरिकल्स में उसमें भी आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, ये है क्या, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो है वो तो होता ही रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूला है वो तो होता ही रहेगा, अभी हम बस इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, फॉर अ वायर, किसी भी वायर के लिए ऑफ अ गिवन मटेरियल, कोई भी वायर, जो भी गिवन मटेरियल है, जिसका भी सिल्वर का, कॉपर का, कुछ भी का, मतलब किसी भी चीज़ का जो मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का अगर तुम्हारे पास वायर है, ठीक है, एंड सेम क्रॉस सेक्शन, और उसके पास क्रॉस सेक्शन होता है। मैंने बताया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसे तुम एकदम, ये तुम्हारा एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये वायर जैसा है, सिलेंड्रिकल वायर जैसा होता है। अब क्या करो तुम, ऐसे 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 काटते जाओ, एकदम सर्किल होना चाहिए, ठीक है। और सारे का डायमीटर एकदम, डायमीटर तो सेम होगा ही, सारे का जो लेंथ होगा, जो उसका ऊपर से नीचे तक लेंथ होता है ना, जहाँ से तुम कट करोगे, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन, जो कि मैंने अभी चपाती का भी एग्जांपल दिया था, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो उसमें देखो क्या अभी मैंने कहा, किसी भी वायर, किसी भी गिवन मटेरियल का वायर हो और उसमें सेम क्रॉस सेक्शन हो, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। यानी कि किसी भी वायर में तुम्हारे पास गिवन मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन हो, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ बड़ा कर दो, यहाँ एकदम छोटा कर दो, सेम क्रॉस सेक्शन हो, और गिवन मटेरियल का तुम्हारे पास एक कोई भी मटेरियल का एक वायर हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम उस केस में जो तुम्हारा रेसिस्टेंस होगा उस वायर का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। जो लेंथ है तुम्हारा वायर का, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा रेसिस्टेंस। यानी कि तुम लेंथ, रेसिस्टेंस को बढ़ाओगे तो तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा। अगर तुम्हारा जो वायर है उसका लेंथ बढ़ा हुआ है, तब तुम रेसिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे रेसिस्टेंस का आधा कर देते हो तो तुम्हारा लेंथ भी आधा हो जाएगा करंट पास होने का, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, फॉर अ गिवन मटेरियल, यानी कि वही हुआ गिवन मटेरियल वायर का, किसी भी वायर का जो गिवन मटेरियल है वो क्या होगा, और गिवन लेंथ होगा। अगर तुम्हारे पास वो लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है, इतना लेंथ तुम्हें फिक्स कर देना है, और उसका मटेरियल भी दे दिया तुम्हें कि इसी मटेरियल में तुम्हें करना है, तो तुम क्या करोगे, तो उसके बाद जो रेसिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो तुम्हारा डायमीटर लोगे ना, वो जो सर्कल बनेगा उसका तुम एरिया ले लो, ठीक है, और उसी एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके उस जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का उसके इन्वर्सली, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, ठीक है।
ऐसे केस हो जाएगा, इन्वर्सली 1/a हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ भी तुम्हें कॉपर दे दे, यहाँ भी कॉपर दे दे, तो दोनों भाई सेम हो गया ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि दोनों को मिक्स कर दो। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2, यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यहाँ रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ले ले तो हमें क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। अब मैंने बताया यार रेसिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसे हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने ओम्स लॉ में किया था रेसिस्टेंस को लाकर। तो यहाँ पर हम कौन सा कांस्टेंट लाएंगे, यहाँ पर हम एक ऐसा P को कुछ टेढ़ा सा P लिख देना, ठीक है। एक सर्कल कर देना, एक ऐसा सर्कल, और यहाँ से ऐसे करके ऐसा कुछ कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा इस केस में जो तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो तुम्हारा वो सिंबल हो जाएगा, और उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रो, RHO, रो, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, R इक्वल टू रो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किसके साथ, लेंथ अपॉन एरिया के साथ, ठीक है। और यहाँ जो रो है उसका मतलब क्या है, मतलब जो सिंबल है उसका मतलब रो है, और ये जो रो है वो क्या है एक्चुअली में, है क्या, मैंने बताया था R है, ठीक है। R उसका क्या है, उसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ का जो क्या कहते हैं उसके, ओम्स लॉ जो था उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा रो क्या है, यहाँ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो R को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, तो रो को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, बस ये फॉर्मूला आप तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इससे चैनल को जितना शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो गाइज उतना शेयर करो, ठीक है।